दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई से टेलीफोन पर बात की। जो बात की उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया में या कहें एक्स पर बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के घर पर जाकर पूजा की थी और वो तस्वीर सोशल मीडिया में आ गई। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य नॉमिनेट करने के लिए ऑफर दिया और चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई ने उसे मान लिया। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो बी.आर. गवई से पहले थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, उन पर भारत के एक सांसद ने खुले तौर पर यह आरोप लगाया कि वह इस देश में धार्मिक दंगा करवाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका अराजकता वाली हो चली है। वो सत्ताधारी बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे। इसी कालखंड में यानी प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो हो रहा है वह लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है। सवाल सिर्फ रोस्टर सिस्टम का नहीं था, बल्कि जो भी सरकार से जुड़े मुद्दे आ रहे थे उन मुद्दों को लेकर अलग अलग राय अलग अलग तरीके से जजों के भीतर थी, जो सार्वजनिक रूप से रोस्टर के जरिए सामने आ गई। इससे पहले आजाद भारत में आपको कभी कोई प्रधानमंत्री इस तरीके का दिखाई देगा नहीं, या फिर इस तरीके से टेलीफोन पर बात करना, उनके घर चले जाना, राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दे देना, उनके अपने सांसद द्वारा खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ बोलना, सब कुछ इस दौर में है। इस दौर में तो बाकायदा सरकार ने यह भी प्रयास किया कि इस देश के जजों की नियुक्ति भी वह खुद करे, क्योंकि जज भी भाई भतीजावाद से घिरे हुए हैं। इसीलिए उन्होंने कोलेजियम के खिलाफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक बनाया। यह अलग मसला है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज उसके खिलाफ हो गए। उस पर कमेटी बैठी, सुनवाई हुई और उसके बाद फैसला सरकार के खिलाफ दे दिया गया। उसके बाद दर्जनों ऐसे मामले आए जिसमें जजों की नियुक्ति पर सरकार की सहमति है या नहीं है, या फिर कितना टाला जा रहा है, यह सब कुछ हर जहन में होगा जरूर। लेकिन बात यहां तक पहुंच जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट के भीतर कोई एक वकील चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकेगा और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी टेलीफोन पर बातचीत करते हुए जो बताएंगे और जो एक्स पर लिखेंगे, और उसके बाद एक के बाद एक ये सवाल बड़े होते चले जाएंगे। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ इसलिए बातचीत की जो सुप्रीम कोर्ट के भीतर हुआ, या फिर बातचीत इसलिए की कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश का, अगर उस मुद्दे के खिलाफ यानी सरकार का जो मत है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे तो एक झटके में भारत की समूची संसदीय राजनीतिक व्यवस्था, जिसे कि चुनाव के जरिए चुनाव आयोग चला रहा है, वो ना सिर्फ मटिया मेट हो जाएगी, बल्कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है 2024 के चुनाव से लेकर अभी तक की परिस्थिति, यानी बिहार में एसआईआर नई वोटर लिस्ट जो बनाई गई, उसको लेकर ना सिर्फ ये सवाल खड़े हो जाएंगे क्या वाकई इस देश में सरकार ने चुनाव आयोग को मैनेज कर लिया और चुनाव आयोग ने वोटर को मैनेज कर लिया, और वोटर लिस्ट इस तर्ज पर बनती है जहां पर कोई भी फैसला जनता दे, लेकिन फैसला सत्ताधारी बीजेपी के हक में होगा, प्रधानमंत्री मोदी के हक में होगा। जी, एसआईआर पर आज भी सुनवाई हुई। बिहार चुनाव का ऐलान हो चुका है। बिहार चुनाव के ऐलान से पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बतलाया है कि कर्नाटक की एक लोकसभा सीट के भीतर जो एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है उसमें लाखों वोट के हेरफेर कैसे हुए। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया में उन्होंने बतलाया कि कैसे इस देश के 2 अलग अलग
लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर वोटर लिस्ट कैसे बनती है और उसका पूरा नेक्सस कैसे काम करता है। कांग्रेस एक तीसरी लिस्ट भी तैयार कर रही है जिसके जरिए भारत के भीतर 3 राज्यों के चुनाव और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस का भी जिक्र हो सकता है, जो बतलाएगा कि किस तर्ज पे पहले से तय हो जाता है कि वोटर किसी को भी वोट डालें, लेकिन जीत सत्ता जिसे चाहती है उसी हिसाब से चुनाव आयोग चल रहा है। दरअसल ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़कर आखिर में मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट में चल रही उस बहस पर टिक जाएगी जहां पर सुप्रीम कोर्ट कौन सा फैसला देगा। और शायद धड़कनें इसीलिए बढ़ी हुई है सरकार की, क्योंकि आज जब सुनवाई हो रही थी तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिन नामों को आपने काटा है उन नामों के बारे में हमें पूरी जानकारी तो दीजिए। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील मौजूद थे उनका जवाब था जिनका नाम हमने काटा है उनमें से अभी भी किसी एक व्यक्ति ने ना तो कोई अपील की और ना ही कोई शिकायत दर्ज कराई है। इलेक्शन कमीशन का जवाब और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना जी एक व्यक्ति का जिक्र यहां नहीं है, 3,66,000 वोटरों का जिक्र है जो जिक्र हम आपसे मांग रहे हैं। और बिहार में चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है इसीलिए जरूरी है कि उसके बारे में आप पूरी जानकारी हमें दें, क्यों काटा गया, क्योंकि इससे पहले चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया पत्रकारों के सवालों का, जहां पर था क्या घुसपैठिया की वजह से नाम कटे हैं। चुनाव आयोग ने कहा अपात्र हैं, घुसपैठी शब्द नहीं कहा। पत्रकारों का सवाल था जो एड्रेस होता है वो एड्रेस, एक पते पर सैकड़ों लोग कैसे रह सकते हैं, इस पर इलेक्शन कमीशन का जवाब था जिनका कोई घर नहीं होता है उसके आगे 0 लिख दिया जाता है। और इस कड़ी में एक एक सवाल आते गए थे और जवाब मिल नहीं पा रहा था, लेकिन सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बैठी है जिसका नाम चुनाव आयोग है, तो वो जरूरी नहीं है कि आप उससे पूछें ही और वो बताए ही, पूछ तो सकते हैं लेकिन बताए ही, इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर का मामला अभी भी चल रहा है और वक्त दिया गया अगले 36 घंटों का, यानी 9 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। आज की तारीख है 7, कल है 8, परसों फिर से एसआईआर पर सुनवाई होगी। और एक झटके में अगर इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट इंडिकेट कर चुका है कि अगर एक भी वोटर को लेकर कोई गड़बड़ी हुई और जानकारी मिली कि एसआईआर में कोई गड़बड़ी हुई है तो हम एक झटके में इस पूरी प्रक्रिया को रोक देंगे। इस पूरी प्रक्रिया को रोकने का मतलब यह होता है कि चुनाव अगर होगा इसके बावजूद भी तो अभी जो आपके सामने वोटर नजर आ रहे हैं 7,42,00,000 वह एक झटके में 7,89,00,000 89 लाख हो जाएंगे, यानी तकरीबन 40 लाख वोटर बढ़ जाएंगे। जवाब सरकार को देना है और उस जवाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा तर्क होगा या उन सबूतों को वो कितना पुख्ता मानेगा, यह भी बात टिकी हुई और शायद इसीलिए सरकार की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। चीफ जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक वकील ने जूता फेंका, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्या हुई, पुलिस की कार्रवाई क्या हुई, यह अलग मसला है कि उनकी पूरी की पूरी वकीलगिरी को खत्म कर दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी इस देश में कानून का राज है या नहीं है, यह सवाल किसी दूसरे शख्स ने नहीं बल्कि खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने चंद दिनों पहले, कहें तो पिछले हफ्ते की शुरुआत आखिर में शुक्रवार के दिन मलेश उठाया था यह सवाल। और इस सवाल को उठाते वक्त उन्होंने कहा था कि रूल ऑफ लॉ कोई बंच ऑफ नियम नहीं है, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून के हिसाब से चलना, और इसीलिए बुलडोजर मैटर नहीं करता है, यानी बुलडोजर कानून नहीं रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो क्या इस पूरी प्रक्रिया के भीतर एक झटके में भारत में रूल ऑफ लॉ गायब हो गया और उसके लिए दोषी कोई दूसरा नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को बनाने की कोशिश अगर कल की गई जूता उछाल के, तो उससे पहले भी याद कर लीजिए
जब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों से अराजकता फैला रही है, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राज्य सरकार जो चुनी हुई होती है, अगर वह कुछ कैबिनेट में पास करती है और किसी को विधेयक के तौर पर राज्यपाल के पास भेजती है और फिर राष्ट्रपति के पास आता है, तो 3 महीने में उन्हें जवाब देना होगा। और इसके बाद तो हड़कंप मच गया था, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान से ऊपर कोई नहीं, सत्ता ने कहा संसद से ऊपर कोई नहीं। बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति थी, लेकिन एक बार याद कीजिए और सुन लीजिए सांसद निशिकांत दुबे की यह बात। यहां पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी, और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने एनजेएसी बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, ओबीसी जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है, 78-80% जो है केवल और केवल जो है सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं, और आप अपना कानून चलाओगे। ये कानून नहीं चलेगा। वाकई महत्वपूर्ण है जिस बात का जिक्र सांसद निशिकांत दुबे कर गए। सुप्रीम कोर्ट अराजकता की तरफ इस देश को ले जाना चाह रहा है। इसके बाद भी उन्होंने बहुत कुछ कहा होगा तो आपको सुनवाएंगे, लेकिन इसके साथ अब जरा समझिए, जिस वकील ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका, उनका नाम एडवोकेट राकेश किशोर है। और उनसे जब पूछा गया तो उनका कहना है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मुझे इसका कोई दुख नहीं है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, और यह सब कुछ हुआ इसलिए है क्योंकि मुझे चीफ जस्टिस की बात ठीक नहीं लगी, और उनका पूरा आकलन धर्म के लिहाज से था। यानी एक पूरी प्रक्रिया में क्रिया की प्रतिक्रिया। इससे पहले इस देश के भीतर आरएसएस के जरिए 2002 में जो गुजरात में हुआ था, उसका खुले तौर पर उस समय सरसंचालक रहे सुदर्शन जी ने किया भी था। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, और क्रिया प्रतिक्रिया का किस नजारे को इस देश दुनिया ने देखा, यह हर कोई जानता है। तो क्या इस दौर में हर क्रिया की प्रतिक्रिया की दिशा में यह देश बढ़ चुका है? पहले सुन लीजिए उनकी बात। मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने भी एमएससी पीएचडी एलएलबी, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियाँ खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए। आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जिस वक्त सांसद निशिकांत दुबे ये कह रहे थे, उस वक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना थे। संजीव खन्ना के बाद चीफ जस्टिस बीआर गवई बने। अब इस पूरी प्रक्रिया के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने चीफ जस्टिस से बातचीत की, और उन्होंने एक्स पर लिखा, मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई जी से बात की। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुए हमले से हर भारतीय आक्रोशित है। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। यह पूरी तरीके से निंदनीय है। मैंने ऐसी स्थिति में जस्टिस गवई की ओर से दिखाई गई शांति की सराहना की। यह उनके न्याय के मूल्यों और हमारे संविधान की भावना को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह सुनने के बाद आपके जहन में एक सवाल तो होगा, जहां प्रधानमंत्री कहते हैं कि जस्टिस गवई की ओर से दिखाई गई शांति की सराहना की, तो वो क्या करते? और जब रूल ऑफ लॉ का जिक्र होता है तो इस देश में संविधान के जरिए
जिस रूल ऑफ लॉ का जिक्र किया गया है, उस रूल ऑफ लॉ का मतलब बहुत साफ है। इस देश के हर संस्थान को अपना काम करना है। वो पुलिस हो, वो जांच एजेंसी हो, वो चुनाव आयोग हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो प्राइम मिनिस्टर खुद हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, वह कोई संपादक हो, हर किसी को अपना काम करना है। और यही चेक एंड बैलेंस की परिस्थितियां होती है जिसमें कोई व्यक्ति ताकतवर तानाशाह के तौर पर उभर कर ना आ जाए। लेकिन क्या हुआ इस दौर में और किस तरीके से? पुलिस की कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट की अपने कामकाज चलते रहने की परिस्थितियां, प्रधानमंत्री का टेलीफोन करना। अब जब इस प्रक्रिया को आप समझ रहे हैं तो एक क्षण के लिए हमें लगता है आपको एक सफर पे चलना होगा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों इस पूरी प्रक्रिया में आ गई। और सुप्रीम कोर्ट के पास हम जिन जिन मामलों का जिक्र कर रहे हैं, हर मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर इससे पहले गया है। इससे पहले मामलों की पूरी फहरिस्त को समझें तो सबसे पहला मामला तो नोटबंदी का इस देश में आता है। नोटबंदी क्यों लागू की गई और उसको लेकर सरकार का क्या रुख था, वो सफल हुआ या नहीं हुआ? ब्लैक मनी को लेकर, कैश के ट्रांजैक्शन को लेकर यकीनी तौर पर नहीं हुआ। बावजूद इसके फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के पक्ष में खुलकर आया। जब जीएसटी का मामला था तो माना गया बीजेपी तो व्यापारी और बनियों के साथ चलती है, लेकिन एक झटके में जीएसटी ने उन्हीं व्यवहारी तबकों को हिलाकर रख दिया। और जीएसटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी सवाल जवाब होते रहे। लेकिन पिछले दिनों पहली बार सरकार ने माना, हां 5 स्लैब नहीं 2 ही स्लैब होने चाहिए। और उसके बाद लगातार उत्सव बनाने के मूड में खुद ही सरकार आ गई। अपने ही फैसले के खिलाफ अपनी ही सरकार को लेकर खुद का ही फैसला पलटते हुए यह बताने में आ गई, देखिए हमने महंगाई दूर कर दी, हमने मुश्किल हालात कम कर दिए। यह जीएसटी का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया। याद कीजिए, पेगासस जासूसी हो रही थी। किनकी जासूसी हो रही थी? वो जासूसी की जरूरत सरकार को क्यों पड़ी थी? मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट में जब आखिरी वक्त में पूछा गया कि आप जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो इक्विपमेंट वही है जिसको लेकर हमारी टेक्निकल टीम ने बताया है, तो बाकायदा अटॉर्नी जनरल की तरफ से यह कहा गया, राष्ट्र हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हम नहीं बतला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद कोई पहल नहीं की। इलेक्ट्रल बॉन्ड का क्या मामला था? इस देश के भीतर बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉर्पोरेट सबको कैसे साथ में नेक्सस के आश्रय जोड़ा जाए और पैसा वसूली कैसे चलती रही, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को खारिज कर दिया, गैर कानूनी बता दिया। लेकिन उसके मातहत जो लगभग 15-16 हजार करोड़ रुपए थे, वह पार्टियों के पास ही रह गए, जिसमें से लगभग 55-60% हिस्सा यानी 8-9 लाख करोड़ बीजेपी के पास था। पैसा नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने, ब्लैक मनी है। और ब्लैक मनी को लेकर मोनेटाइजेशन का जिक्र था। ब्लैक मनी को लेकर पहली एसआईटी 2014 में बनी थी, स्विस बैंक में जमा पैसे को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर शांति बरत ली। राफेल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी, अचानक अनिल अंबानी की एंट्री हुई, अचानक कीमतें बढ़ गई, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। उसमें जो इक्विपमेंट लगाए गए हैं, इक्विपमेंट की जानकारी आखिर में खुद सॉलिसिटर जनरल ने काम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह राष्ट्रहित का मसला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। सुप्रीम कोर्ट बोला ठीक है, मत बताइए। जब सत्ता ही चाहती है नहीं बताएं तो फिर हम पूछ के क्या करेंगे? मामला आया गया हो गया। महाराष्ट्र में सरकार गिर गई, शिवसेना टूट गई। पूरी प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका गैर कानूनी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हां गैर कानूनी है, गलत तरीके से सरकार बनी है, लेकिन यह सरकार अब चलती रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। यानी ये सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में गए और सरकार की तरफ से मौजूद कभी अटॉर्नी जनरल, कभी सॉलिसिटर जनरल, सभी ने राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला बतलाया, राष्ट्रीय हित का मसला बनाया, भ्रष्टाचार को मान्यता दी, नैतिकता को खत्म किया, विचारधारा समाप्त हो गई, संवैधानिक मूल्यों का ढहना शुरू हो गया। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चेक एंड बैलेंस गायब हो गया। और जब चेक एंड बैलेंस गायब हो गया तो उसके बाद एक बार फिर सुनिए, यह देश कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि कुछ और है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलर शब्द गायब हो गया। और सांसद निशिकांत दुबे ने एक बात और कही थी, यह देश की पहचान जैसा सुप्रीम कोर्ट सोचता है वैसा नहीं है।
सुन लीजिए उन्हीं की बात। ये अप्रैल में कही गई बात है, इसी साल। आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। यानी इस देश के हर मुद्दे को संविधान के मातहत तौलते हुए सुप्रीम कोर्ट ही हर मुद्दे के कटघरे में इस देश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए जब पहल करे और कोई सुप्रीम कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर दे तो फिर बचेगा क्या। दरअसल ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें रूल ऑफ लॉ कैसे गायब होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस कैसे गायब होते हैं, इस देश में सत्ता अपने अनुकूल वातावरण कैसे बनाती है। और शायद ये एक पूरी प्रक्रिया ऊपर से नीचे तक पहुंचती चली गई, इसीलिए प्रधानमंत्री हिचकिचाते नहीं हैं देश के मुख्य न्यायाधीश से टेलीफोन पर बात करने में, उनके घर जाकर पूजा करने में, उन्हें राज्यसभा का सदस्य नॉमिनेट करने में, और अपने सांसद के जरिए ये बुलवाने से भी नहीं कतराते हैं कि दरअसल हर मुश्किल हालात जो हैं देश में उसकी जड़ सुप्रीम कोर्ट है। तो इस पूरी प्रक्रिया में आपको हर जगह से गुजरना होगा। क्यों हार्वर्ड को चैलेंज किया गया, यानी बौद्धिकता को चैलेंज किया गया हार्ड वर्क के जरिए। क्यों आईआईटी खारिज किया गया आईटीआई में ग्लैमर पैदा करने को लेकर। इस देश के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, दिल्ली के इर्द गिर्द, वो जेएनयू हो, वो डीयू हो, एएमयू हो, जामिया हो, हर जगह पर जो भर्तियां शुरू हुई वो भर्तियां कहां से हो रही थी, कैसे हो रही थी। उसी प्रक्रिया में मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्री कौन होगा, राज्यपाल कौन होगा, कहां से चीजें तय हो रही थी। और धीरे धीरे चुनाव आयुक्त कौन होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त क्या करेगा, कैसे करेगा। और बात जब इसी प्रक्रिया में आती चली गई तो जजों की नियुक्ति तक भी बिना एनजेएसी के भी बात सरकार के जरिए ही हरी झंडी मिलेगी तभी नियुक्ति होगी, यह परिस्थिति तो होती चली गई। और शायद इसीलिए रूल ऑफ लॉ वहां पर चूकने लगा, जब कानून को ना मानने वाले या फिर अपनी अभिव्यक्ति को ही संविधान से ऊपर मानने वाले एक झटके में सरकार के वोटर सत्ता के वोटर भी हो गए, और उस प्रक्रिया में सत्ता को सत्ता में बनाए रखने के लिए अलग अलग तरीके से पहल और कार्रवाई भी करने लगे। तो क्या क्रिया की प्रतिक्रिया, या फिर क्या इस पूरी परिस्थिति में आप संविधान को लेकर या किसी भी चीज को बौद्धिकता के आश्रय कैसे आंकेंगे। फिर भी कानून मंत्री ने आज कहा, प्रधानमंत्री ने तो एक्स पर लिखा, कानून मंत्री सामने आए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की घटना को लेकर चिंता जाहिर की। देखिए, ये घटना निंदनीय है। कोई भी भारतीय इसके पक्ष में नहीं हो सकता। कोर्ट चल रहा था, उस समय इस तरह की घटना हुई और हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन साथ में जिस तरह से माननीय प्रधान न्यायाधीश जी ने संयम दिखाया, उसकी भी हम सराहना करते हैं। जो हुआ उसके बाद सिर्फ कानून मंत्री कैमरे के सामने आए। पूरी सरकार को खड़े हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस देश में संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं, और वह सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को लेकर जो पूरी क्रिया की प्रतिक्रिया को जायज ठहराने की कोशिश इस दौर में हुई, उसने एक नया सवाल इस देश के सामने खड़ा तो कर ही दिया। प्रधानमंत्री चाहे कहें कि पूरा देश आक्रोशित है, कानून मंत्री चाहे निंदा करें, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर बनाई जा चुकी है या बन रही है जिसमें लोग ही अब उस मानसिकता के शिकार नहीं बल्कि उस मानसिकता को जीने लग गए हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी अगर कहते हैं तो जबी जुबान में उन्हें कहना होगा, खुलकर नहीं कहेंगे कि यह देश आक्रोशित है, अन्यथा मुश्किल होगी।
सरकार की तरफ से हर मंत्रियों की पूरी कतार, जिस तरह चुनाव आयोग पर जब आरोप लगे तो एक के बाद एक पूरी सरकार ही खड़ी हो गई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को लेकर पूरी सरकार खड़ी क्यों नहीं हो गई? और इस दौर में वैसे ही नेताओं की खोज क्या होने लगी है जो मौजूदा प्रधानमंत्री से भी आगे एक कदम रखता हो, या उस तरीके की बनने की कोशिश तो नहीं हो रही है? ये सारे सवाल इसलिए भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज जब विरोध प्रदर्शन की परिस्थिति थी तो 5 वकील थे, 20 कैमरे थे, 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी थे। ये अपने तरीके का एक अजीबोगरीब परिस्थितियों के बीच खड़े हालात थे। तस्वीर देख लीजिए। हो सकता है आप कहें ये हालात डराने वाले हैं, लेकिन समझना यह भी होगा कि भारत की शिराओं में लोकतंत्र रेंगता है, चलता है, दौड़ता है खून की तरह। भारत उसी संविधान के आश्रय चलता है जिस संविधान के आश्रय इस देश में समानता का जिक्र है, हर किसी को एक बराबर हक देने और दिलाने का जिक्र है। और शायद यही वो वजह है कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अगर सवाल खड़े कर दिए तो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में पूरी चुनावी प्रक्रिया की पोल पट्टी खुल जाएगी। एसआईआर को लेकर उठते हुए सवालों में सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 बातों का जिक्र किया। पहला किया कि मतदाता लिस्ट से हटाए गए नामों की जानकारी हमें चाहिए। दूसरी बात कही कि एक भी वोटर का नाम अगर गलत कटता है तो उसके लिए वो कार्रवाई कर सकता है, यानी एसआईआर खत्म कर सकता है। और यहां तो 3,66,000 मतदाताओं का ब्यौरा आपको उपलब्ध कराने को कह रहे हैं। तीसरी बात, लंबा वक्त दे पाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि बिहार के चुनाव का ऐलान हो चुका है, यानी जो फैसला होना है तुरंत होना है। इसीलिए सुनवाई 9 तारीख को है, यानी परसों है। यह पूरी प्रक्रिया बतलाती है कि प्रधानमंत्री जानते हैं इस देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे पाने की स्थिति में सरकार नहीं होगी। वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस देश की राजनीति के भीतर जो अंतर्विरोध राजनीतिक सत्ता को बरकरार रखने के लिए एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को खत्म करते हुए खड़े किए गए आंच सब पर आ जाएगी। शायद इसीलिए टेलीफोन करना पड़ा, शायद इसीलिए हर चीफ जस्टिस के साथ प्रधानमंत्री खड़े नजर आने लगे, शायद इसीलिए 2014 के बाद सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर सार्वजनिक तौर पर खुलकर बयानबाजी होने लगी। और बयानबाजी होते होते बात इतने आगे निकल जाएगी जो कल हुआ, शायद इसकी कल्पना किसी ने नहीं की। और शायद कल जो होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है जो अब उसकी हथेली के भीतर है, और अगर हर संस्थानों को, हर पिलर्स को, डेमोक्रेसी के पिलर्स को लगने लगा आज नहीं तो कल हमारा भी नंबर हो सकता है, तो जरा कल्पना कीजिए देश किस दोराहे पर खड़ा है। और इस वक्त चाबी सुप्रीम कोर्ट के पास है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।